आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने फाइनेंशियल नॉलेज स्टार्ट की है बेसिकली, और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन हम उसका कवर कर रहे हैं। ऑलराइट। और बेसिकली हम लोग स्क्रैबल फैक्ट्स एंड फिगर्स देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। और बेसिकली इस लेक्चर में हम सेम चीज को ही कंटिन्यू करेंगे और हम डिस्कस करेंगे बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि ये आपके अपने ही बेनिफिट के लिए। तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज, और विद इन द फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास है बैंकिंग अवेयरनेस कि क्या हम पढ़ रहे हैं उसमें। यदि हम बात करें कंटेंट के बारे में जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है बैंकिंग हिस्ट्री सेक्शन। ओके, हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे। तो अब आइए टॉपिक पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई एंड बाकी चीजों की। आज हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में, जो कि फोर्थ हेडिंग थी हमारी। बेसिकली 1949 का वो साल था जब 2 साल बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के 2 साल बाद की बात है। ऑलराइट, फ्रॉम 1770 1947 तक जो बैंकिंग सेक्टर था इंडिया का, बैंकिंग सेक्टर जो था इंडिया का, वो कंट्रोल में था किनके? ब्रिटिश के। ओके, क्योंकि वो रूल कर रहे थे कंट्री को। तो 1947 के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, और 2 साल पश्चात इंडिपेंडेंस के जो साल था 1949 था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसने नेशनलाइज कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और आरबीआई को। इसको फुल्ली स्टेट ओन बना दिया और इसको ज्यादा रेगुलेटरी पावर्स दी ओवर द बैंकिंग सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास आया प्रेसिडेंसीज बैंक एक्ट 1876 में। और बेसिकली इस एक्ट ने क्या करा, सारे प्रेसिडेंसीज बैंक को एक सिंगल बैंक और मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया। उसके पश्चात हमने देखा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो कि फॉर्मुलेट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा 1921 में। ओके, जिसमें उन्होंने मर्ज कर दिया सभी रिसोर्सेज को। ओके, जितने भी प्रेसिडेंसीज बैंक्स की थी, जैसे कि आपका बंगाल बैंक था, आपका बॉम्बे बैंक था, और आपका मद्रास बैंक था। ऑलराइट, इन सबके रिसोर्सेज को मर्ज करके एक सिंगल बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंपीरियल बैंक को ही हम कन्वर्ट करते सेंट्रल बैंक में। और ये जो आइडिया था बेसिकली, इसको किसने अपोज करा था? इसको अपोज किया था यंग हिल्टन कमीशन ने। जो यंग हिल्टन कमीशन था उसको अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिव्यूज देने के लिए, सजेशन देने के लिए, ओवर कन्वर्जन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू द सेंट्रल बैंक में। तो नीड क्या थी वो मैं बता चुका था कि यूरोपियन पावर्स जो थी, बाकी यूरोपियन पावर्स वो भी इंडियन बैंकिंग में एंटर करना चाहते थे। और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो लगातार कोलेप्शन हो रहा है बैंक्स का वो रुके, और इसलिए उन्होंने बोला कि इंपीरियल बैंक को ही सेंट्रलाइज बैंक कर देते हैं। ओके, लेकिन यंग हिटलर कमीशन ने उसको अपोज कर दिया था। ऑलराइट, उन्होंने बोला था कि हम इंपीरियल बैंक को ही कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक सेपरेट बैंक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसने स्टैब्लिश करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्वेश्चन है कि जब आरबीआई एक्ट जो था वो पास हुआ था, ओके, तो कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स थे पहले? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए मेरी तरफ से। 15 सेकेंड से आपको सोच कर आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स आपके पास अब, और टाइम सब।
तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था स्टैब्लिश हुआ था तो उसके हेडक्वार्टर्स थे यहाँ पे कोलकाता में। ओके, इसके पश्चात जो हेडक्वार्टर्स थे, जो हेडक्वार्टर्स थे वो मूव कर दिए गए आपके किस जगह पे? मूव टू मुंबई। और आज भी जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में ही है। ओके, तो ये था आपका बेसिक रिवीजन जो हमने किया था। ओके, लेकिन अब टॉपिक की बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको बताया भी था कि जो आरबीआई का जब स्टैब्लिश किया गया 1934 में, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, ये थे आपके फर्स्ट गवर्नर। ओके, उस समय जो आरबीआई था वो थी आपकी प्राइवेट बॉडी। वो नेशनलाइज नहीं थी और अंडर द गवर्नमेंट नहीं थी, ये गवर्नमेंट पावर्स के अंडर नहीं थी। हालांकि उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी के तौर पे काम कर रहा था 1949 तक। 1949 वो साल था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या आप कह सकते हो जब इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट थी। ऑलराइट, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज करना स्टार्ट किया, यानी उन्होंने उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से ये हो गया आपका फुल्ली स्टेट ओन्ड। और फिर इसको मिलती है रेगुलेटरी पावर्स बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो एंटिटीज को याद रखिए। ओके, और जब आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था 1934 के बाद में, वो स्टैब्लिश बॉडी, वो प्राइवेट बॉडी के तौर पे स्टैब्लिश हुआ। और 1949 में जब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आती है तो उसने उसको बना दिया फुल्ली स्टेट ओन्ड और प्रोवाइड की उसे रेगुलेटरी पावर्स बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात जो फर्स्ट स्टेप था वो 1949 में हुआ, जब हमने कन्वर्ट कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे, या फिर स्टेट ओन्ड बैंक कह सकते हैं आप। यानी बेसिकली ये अब था गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे कुछ और भी मेजर बैंक्स थे उस समय के, जो कि थे आपके अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। और ये बैंक्स कौन से थे मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, और फिर से करेंगे हम लोग एक बार। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, कई सारे बैंक्स होते हैं उस टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में। कई सारे मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, नॉर्मल पीपल थे जो कि इंडियंस थे। उन लोगों ने अपने डिपॉजिट इन बैंक्स में जमा किए थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक गोल्डन लाइन भी बोली थी कि कोई भी आपका ज्यादा ग्रीडी या लालची नहीं होता बैंक्स के द्वारा, बैंक से ज्यादा मतलब। तो ये पहली लाइन थी जो मैंने आपको बताया था। और सेकंड लाइन जो मैंने आपको बोली थी, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो बैंकिंग है उसको रिक्वायरमेंट होती है इमेंस नॉलेज की। ओके, इमेंस नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज उसकी रिक्वायरमेंट होती है बैंकिंग ऑपरेशंस में। तो इसी वजह से जो बैंक्स हमारे पास थे उस समय पे वो थे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, जो या तो ग्रीडी थे या फिर जो ज़्यादा इनकैपेसिटेड थे उस बैंक को ऑपरेट करने में। और जो ग्रोइंग इकोनॉमी थी, या फिर आप कह सकते हैं जो ग्रोइंग डिमांड थी मॉनेटरी इकोनॉमी की, वो कहीं ना कहीं बैंक्स के इकोनॉमिक सिस्टम को प्रेशराइज कर रही थी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए। और क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड बाकी चीज़ों की वजह से, तो यहाँ पे आता है कोलैप्शन ऑफ बैंक। ओके, रैपिड फॉर्म में। ऑलराइट,
ये आपका लाता है सीरियस कंसर्न ओवर द इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बैंक कोलैप्स होते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम भी कोलैप्स हो जाता है। तो इसी वजह से ये साल था आपका 1969 का, जब मेजर माइलस्टोन जो था इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में वो आता है, जब कई लगभग 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, सभी चीजों को देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट को 14th मेजर प्राइवेट बैंक्स के। ओके, क्योंकि ये जो बैंक्स थे इनके पास था अच्छा खासा कंज्यूमर बेस। यानी इसका मतलब था कि अगर गवर्नमेंट ने उसको ऑक्यूपाइड किया तो गवर्नमेंट के पास अच्छा कंट्रोल होगा उस कंज्यूमर बेस का भी। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक से इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और इंक्रीज कर दिया बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होगा कि मैं हमेशा यही क्यों कहता हूँ कि कोई भी बैंक से ज्यादा लालची नहीं हो सकता। तो चलिए उसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये है एक्स वाई जेड बैंक। ओके, एक्स वाई जेड बैंक, ये जो बैंक है इसके पास 10 लाख रुपए का डिपॉजिट है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए आपके सीआरआर में जाएंगे और बाकी के 2 लाख आपके एसएलआर के तौर पे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो, ये हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो लगभग आपके पास 1 लाख बचेंगे जो कि आपके होंगे नेट डिमांड एंड लायबिलिटी के लिए, एनडीटीएल भी कहते हैं उसे। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख जो है वो कौन रखेगा? बैंक रखेगा रिजर्व के तौर पे। अगर लोग विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को डे टू डे ऑपरेशंस में तो उसके लिए। तो यदि हम इसे प्लस करें तो 2 2 4 एंड +1 5, तो लगभग 5 lakhs जो है आपके 10 लाख में से वो आपके रिजर्व हो गए सीआरआर, एसएलआर एंड एनडीटीएल के तौर पे। यानी मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही आपके ग्रांट किए जाते हैं से लोन लोगों के लिए, या फिर आप टू द पब्लिक कह सकते हैं। ओके, 10 लाख के डिपॉजिट में से 5 लाख को रिजर्व कर दिया गया तो सिर्फ 5 लाख ही बचेंगे आपके लोन ग्रांट के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आती है पिक्चर एक्चुअली में। जो दो लोग हैं उनके पास, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। ओके, सो जो मिस्टर ए है वो है फार्मर, वो है किसान, और जो मिस्टर बी है वो है बिजनेसमैन। नाउ आप जो बैंक है वो 5 लाख ऑफर करना चाहते हैं लोन के तौर पे। मिस्टर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोन को 4% इंटरेस्ट रेट पे ही बियर कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि अगर वो फार्मर है तो जनरली उनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होगी पैसा लौटाने के लिए। और अगर यहाँ पे कोई सफिशिएंट कॉल्टर सिक्योरिटी नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बैंक गारंटी के तौर पे रख सकता है अपने पास में, तो वो मिस्टर ए है। मिस्टर बी के पास की कैपेसिटी है कि वो 8% इंटरेस्ट पे भी शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों के लिए ही लोन को बियर अप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्स वाई जेड जो है उनके पास ज्यादा बेनिफिट है अगर वो लोन ग्रांट करें बी को। यानी पहला, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है हाई से। सेकंड, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी लोन को चुका सकते हैं। वहीं पे जो मिस्टर ए है वो सिर्फ और सिर्फ लोन को बोरो कर सकते हैं 4% पे, और उनको चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन और सफिशिएंट कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये होता है आपका बैंक के साथ में। और बैंक जनरली क्या करते हैं? प्रेफर्ड करते हैं उस बंदे को जिसके पास ज्यादा इंटरेस्ट रेट को बियर अप करने की पावर हो, क्योंकि जो बैंक है वो ज्यादा कमाएगा।
और 5 lakhs है इनके पास, लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास में। तो ये क्या करेंगे, ये 5 lakhs ग्रांट करेंगे बी को, ए को नहीं। ओके, तो ए कहाँ जाएगा, तो यदि जो ए है वो मनी को बोरो नहीं कर सकता बैंक से और उसको 5 लाख रुपए चाहिए, तो बेसिकली वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मनी लेंडर्स के पास में और प्रीडेटरी लोन लेंडर्स के पास में। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कंडीशन आती है फिर एक्सप्लॉइटेशन के। तो ये जो है ये बिलोंग करते हैं फार्मा सेक्टर से, इसी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, हाउसिंग हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपकी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, हेल्थ हो गया आपका। तो यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं प्राइवेट सेक्टर के तौर पे। यानी मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को लोन दे सकती है और चाहेगी इनको लोन मिलने के लिए, क्योंकि जो इनका डेवलपमेंट है वो बहुत इसेंशियल होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी और वेल बीइंग ऑफ पीपल के लिए भी। लेकिन बैंक के लिए जो प्रेफर्ड कस्टमर होता है वो इंसान होता है जो लोन को बियर अप कर सकता है हाई इंटरेस्ट रेट पे भी। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करती है, कंट्रोल करती है इन बैंक्स को। ओके, यानी मतलब हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं थे वेल बीइंग में या फिर उन लोगों में लोन बांटने में जो मतलब एबल नहीं थे हाई इंटरेस्ट रेट्स को बेयर अप करने में, और जो लोन अमाउंट था बेसिकली वो उन लोग को मिलता था जो कि हाई इंटरेस्ट रेट बियर्स कर सकते हैं। लेकिन जब बैंक को गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो ये जो बंदे थे जो इस सेक्टर से बिलोंग करते थे इनको प्राइवेट सेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया और इनको प्रायोरिटी मिलने लगी लोन ग्रांट में। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के। तो आइए इन बैंक्स को एक बार देख लेते हैं कौन से बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। फर्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में, स्टैब्लिश हुआ था 1806 में। लार्जेस्ट और सबसे पुराना कमर्शियल बैंक में से एक है और वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है इसकी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिटिल बिट कंट्रोवर्सी है अगर आप इसको देखें ध्यान से। और और मैं आपके लिए कंट्रोवर्सी को एक बार रिजॉल्व कर देता हूँ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एक्ट जो है वो बेसिकली पास हुआ था इन द ईयर ऑफ 1965। ऑलराइट, जो कि एक्चुअली बोलता है, एस्टेब्लिश करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, तो याद रखिए 1955 को। तो अगर आप कहेंगे 1955 वो एक्ट था जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था, तो मैं 1806 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। क्या आपको याद है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो आपको 1921 में स्टैब्लिश हुआ था किन बैंक्स का मर्जर करने के बाद। कौन से बैंक से इनको मर्ज किया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल था आपका। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा आपका 1806 में स्टैब्लिश हुआ था ये। फिर आता है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में स्टैब्लिश हुआ आपका। और फिर आएगा आपका बैंक ऑफ मद्रास, 1843 में स्टैब्लिश हुआ आपका। तो ये आपके तीन बैंक्स थे जो कि मर्ज किए एक दूसरे के साथ में ताकि फॉर्म किया जा सके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1921 में। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था बेसिकली उसको ही कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थ्रू दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो जो बेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट करने के लिए वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही आया था। और जो बेस था
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट करने का, वो आया था प्रेसिडेंसी बैंक से। और जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था वो स्टेब्लिश हुआ था 1806 में। तो टेक्निकली और हिस्टोरिकली अगर हम देखना चाहें कि चीजें जो थी वो कैसे हुई, तो बेसिकली हमें पता चलेगा कि 1806 था, वो था मेन ईयर जहां से आपकी नींव पड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अगर आप हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे तो। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 था जिसने एसबीआई को एस्टेब्लिश किया था। ओके, तो एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ 1806 से, लेकिन जो फाइनल फेज था वो कंप्लीट हुआ 1955 में। और तब इसको नेशनलाइज किया गया 1969। अब पंजाब नेशनल बैंक है हमारा, पीएनबी इन शॉर्ट। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है नई दिल्ली में। एस्टेब्लिश हुआ था 1894 में, और वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनलाइज्ड बैंक्स है, और इसको नेशन वाइड प्रेजेंस के तौर पे जाना जाता है। जो आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली साल था आपका 1894 का, जब जो बोर्ड मेंबर्स थे वो मिलते हैं आपके लाहौर में। ओके, और इसके पश्चात एक साल आया आपका 1895 का, जब जो बैंक था आपका वो स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट मीटिंग होती है 1894 में लाहौर में, और 1895 में वो स्टार्ट होता है। और यदि हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में इस टाइम पीरियड पे, तो बेसिकली ये था आपका फर्स्ट बैंक जो कि ऑपरेशनल हुआ आपका इंडियन कैपिटल पे, या फिर इंडियंस के पैसे पे। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा कैपिटल, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मनी का। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं मनी की बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो बैंक में जो पहला पैसा था वो इंडियंस ने लगाया था। ओके, तो ये पहला बैंक था जो कि इंडियन कैपिटल पे या इंडियन मनी पे या फिर इंडियंस के पैसे पे स्टार्ट हुआ, ये ऐसा पहला बैंक था। हालांकि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो कि आपका स्टैब्लिश होता है 1770 में, तो बेसिकली वो आपका बेस था यूरोपियन मैनेजमेंट पे। ओके, तो जो यूरोपियन मैनेजमेंट था वो बेसिकली सोल ऑनर था इस पर्टिकुलर बैंक का। तो इसीलिए जो पीएनबी है उसको हम कंसिडर करते हैं ऐसा फर्स्ट बैंक जो कि ऑपरेट हुआ था इंडियन कैपिटल पे। इसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात पे। 1908 में स्टैब्लिश हुआ, मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसका ग्लोबल नेटवर्क है। अब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम पहले कई बार सुना होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो उसको फाउंड किया था सयाजी राव गायकवाड़ ने, थर्ड ने। ओके, तो बेसिकली ये जो इंसान थे ये थे फाउंडर उस टाइम के, और ये राजा थे आपके बड़ौदा के। गुजरात का जो रीजन है जहां से इस बैंक को फाउंड किया गया। और सयाजी गायकवाड़ जो थे वो गवर्नर नहीं थे इसके। तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था प्राइवेट बैंक के तौर पे विथ और फर्स्ट ब्रांच ये किस शहर में थी? अहमदाबाद में थी। ओके, तो सयाजी गायकवाड़ ने इसको फाउंड किया था थर्ड ने,
1910 में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए, फाउंड हुआ 1908 में, एस्टैब्लिश हुआ था प्राइवेट बैंक के तौर पे, फर्स्ट ब्रांच थी अहमदाबाद में। ऑलराइट, और 1969 के बाद ये पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में, बस है बेंगलोर में, कर्नाटका, एस्टैब्लिश हुआ 1906 में, और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस के लिए साउथ इंडिया में जाना जाता है। तो ये अगर आप बात करेंगे कर्नाटका के बारे में, तो बेसिकली ये आपके मेजर या फिर आप कह सकते हैं मेजर स्टेट है साउथ इंडिया के। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें फाउंडर के बारे में, तो जो फाउंडर थे वो थे आपके श्री अंबिम्बल सुब्बाराव। ये थे आपके फाउंडर कैनरा बैंक के। ओके, और याद रखिएगा एक और चीज कि जब जो बैंक है आपका उसको फाउंड किया गया, तो जो उसके हेडक्वार्टर्स थे वो थे आपके मंगलौर में, और मंगलोर जो था आपका वो भी कर्नाटका का ही शहर था। ओके, और अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलोर में है, लेकिन जब इसको स्टैब्लिश किया गया श्री अम्बेलाल सुब्बाराव के द्वारा, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो मंगलौर में थे। ओके, और बेसिकली सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है साउथ इंडिया में आज भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ऑलराइट, एस्टैब्लिश हुआ था 1911 में, और इसकी भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है सदर्न इंडिया में। ओके, और ये भी सेंट्रल इंडिया में भी मशहूर है आपका। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ दिस बैंक के बारे में, इस बैंक के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे आपके सर संभाजी पोचकनावाला। ये थे आपके फाउंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, जिन्होंने मुंबई में इसको फाउंड किया था। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट ऑफ दिस बैंक के बारे में उस समय पे, तो बेसिकली ये था आपका फुल्ली ओन्ड और मैनेज बाय दी इंडियंस, और आप कह सकते हैं ये था आपका फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन, इसको दोबारा से लिख देता हूँ पर, कि ये था आपका फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक, जो था आपका फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय द इंडियंस। ओके, तो ये था सिग्निफिकेंस इस बैंक का। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा, नेशनल बैंक को देखा, हमने सिनेरियोस डिस्कस की कि कैसे बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तक कवर किया है, फिर हम बाकी बैंक्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इन सभी बैंक्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।